नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। झारखंड दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में शामिल होंगे। रांची में नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन होगा। मोरहाबादी में जुटेंगे 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि झारखंड के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, जहां पर उनकी जनसभा होनी है, जिसके लिए तैयारी साफ तौर पर कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। रांची में नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। मोरहाबादी में 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का जो है समय दौर चल रहा है और ऐसे में अलग अलग राज्यों में लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में झारखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर रांची में नामांकन जो है कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोरहाबादी में 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने का लक्ष्य रखा गया है। तो झारखंड दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद है। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में सीएम धामी शामिल होंगे। रांची में नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और वोट की अपील की जाएगी। विपक्ष के खिलाफ जो है साफ तौर पर हमला यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के नेताओं की ओर से बोला जाएगा। आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन में 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए अब तक 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यात्रा की शुरुआत होने में अब एक हफ्ते का समय बचा है, जिसकी तैयारी को सरकारी स्तर पर भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारी को परखने के लिए शासन स्तर पर आज उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम वो पहुंची और राधा रतूड़ी ने पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाते हुए 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी अनिवार्य कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। तो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यक्रम में को देखने के लिए, इसका जायजा लेने के लिए जो है राधा रतूड़ी पहुंची, जहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन कामों को, जो अनिवार्य काम है, उन्हें पूरे किए जाए। चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर सूचित भी कर दिया और अपील की गई है कि 10 मई से 25 मई तक चारों धाम में दर्शन करने से सभी वीआईपी लोग बचें। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का ये कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण माध्यम से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है और जब धाम में श्रद्धालु आएंगे तो ऐसे में वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी वीआईपी और वीवीआईपी जो होते हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो कपाट खुलने के 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाए, तो ताकि मतलब जो आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तो इस संदर्भ में मुख्य सचिव की ओर से जो विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेजा गया है और उसके अलावा जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको भी इस संदर्भ में अनुरोध पत्र भेजा गया है। यात्रा में 15 दिन तक वीआईपी दर्शन पर जो है रोक लगाई गई है। 15 दिनों के लिए वीवीआईपी दर्शन से बचें, ऐसे जो है निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड सरकार ने मुख्य सचिवों को ये पत्र लिखा है
और सहूलियत का दरअसल आपको बता दें कि ये निर्देश जारी किया गया है। चारधाम यात्रा अब शुरू होने वाली है 10 मई से, उसको लेकर तैयारियां जो हैं चाक चौबंद कर ली गई है। लेकिन पहले जो 15 दिन है उसमें वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन करने से बचे, इस पर रोक लगाने के निर्देश जो है बीकेटी की तरफ से लगाई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से अब यात्रा जो है चारधाम की शुरू होने वाली है उसको लेकिन ध्यान में रखते हुए 15 दिन जो है वीवीआईपी दर्शन के लिए रोक लगा दी गई है, क्या इसका कारण और क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल लता, आपको बता दें क्योंकि 10 तारीख से चारधाम की पवित्र यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है और उससे पहले जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है और के लगभग 15 दिन का वक्त हुआ है, इस दौरान ही 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा, मंदिर समिति के द्वारा सरकार से ये निवेदन किया गया था कि यात्री सुविधाओं को देखते हुए जो वीवीआईपी और वीआईपी है उनके प्रोटोकॉल की वजह से जो आम श्रद्धालु है उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से सभी वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट को रोकने के लिए आग्रह किया गया था, जिस पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें सभी राज्यों से आने वाले जो वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालु है उनको आगामी 15 दिनों तक के लिए रोक लगाई गई है। इस पर राजेंद्र अजय बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी बात कहते हुए उन्होंने भी बताया है कि ये इसी वजह से इसको किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, व्यवस्थाएं बेहतर हो जाए, उसके बाद ही अन्य लोगों को वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट चालू किया जाए। बिल्कुल। और ऐसे में क्या कुछ खास तैयारी दिखाई पड़ी, क्योंकि अब जो है समय बहुत कम बचा हुआ है चारधाम यात्रा के लिए? बिल्कुल लता, जिस तरह से जो श्रद्धालुओं को देखते हुए और पूर्व के अनुभव को देखते हुए जो पिछले वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या रही है और श्रद्धालुओं में को जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उसका अनुभव पूरी तरह से गेन करते हुए और इस बार वही व्यवस्थाएं और ज्यादा बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के द्वारा कई बार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। जो यात्रा व्यवस्थाएं हैं, यात्रा रूट पर जो यात्री सुविधाएं हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, इस पर निर्देशित किया गया था। लगातार समीक्षाएं की जा रही हैं। सरकार का, प्रशासन का दावा है कि इस बार पिछली बार की अपेक्षा जिस तरह से अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के चारों धामों में आने वाले हैं, जिसको देखते हुए चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो जो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो टैक्सी की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य जो जरूरी सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्थाएं हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रबंध किए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि इस बार किसी भी यात्री को दिक्कत ना हो, उसको पूरी तरह से ध्यान में भी रखा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। पौड़ी में उस वक्त एक कलयुगी मां हाथ तक नहीं कांपा जब उसने अपने बच्चे को जन्म देते ही बिच्छू घास की झाड़ी में फेंक दिया। ये पूरा मामला थलीसैंण क्षेत्र से सामने आया, जहां पर महिलाओं को नवजात बच्चा झाड़ी में पड़ा मिला, जिससे महिलाओं ने पुलिस को सौंपा इसे और जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर अब बच्चे की देखरेख अस्पताल प्रशासन की ओर से की जा रही है। वहीं मामले में पुलिस भी जांच में जुट गई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी आज थलीसैंण पहुंचकर बच्चे को उसका स्वास्थ्य जांचेगी और इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग करेगी। तो नवजात को बिच्छू घास की झाड़ियों में एक महिला ने अपनी ही मां ने फेंका। हालांकि इसको लेकर जो है अब इसकी जांच होगी कि आखिर कौन वो महिला थी जिसने इतना निर्दयता दिखाते हुए नवजात बच्चे को बिच्छू घास की झाड़ियों में फेंक दिया। और इसको लेकर हालांकि कुछ महिलाओं की जब इस पर नज़र पड़ी कि एक छोटी सी जो नवजात बच्ची है वो झाड़ियों में पड़ी हुई है, जिसके बाद उन्होंने इस बच्ची को उठाकर पुलिस को इसकी जानकारी दी, पुलिस को बच्ची को सौंपा, जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया। गांव से 2 महिलाएं और हमारा जो 108 चिकित्सा दल है वो लेके आया था।
तो सबसे पहले जब वो आया तो हमने उसका SpO2 और वाइटल्स चेक किए, तो सब कंडीशन उसकी ठीक थी। और वेट जो था उस बच्चे का लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो था। तो जब वो आया यहाँ पे तो उसकी कंडीशन ठीक थी। बाकी हमने उसको जो नवजात शिशु को टीकाकरण होता है वो सब दे दिया है। उसको जो फीडिंग है उसके लिए बोतल, दूध, बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं और अभी वो हमारी देख रेख में है। ये मामला ब्लॉक थैलीसैंड के हसीड़ी गांव का है, जहां पे एक नवजात शिशु गदरिए के पास मिला। तो कुछ लोगों ने इसको 108 में सूचित कराया, तो 108 स्वास्थ्य विभाग थैलीसैंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम वहां पे पहुंची। बच्चा मेल चाइल्ड है और अभी बच्चे का पूरा चेकअप कर दिया गया है और बच्चा एकदम स्वस्थ हालत में। इस टाइम स्वास्थ्य विभाग के ही लोग उसकी देखरेख वहाँ पे कर रहे हैं और बाल विकास के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश बचेती मेरे सहयोगी जुड़ गए। मुकेश, क्या ये जानकारी मिल रही है कौन वो महिला थी जिसने नवजात बच्चे को बिच्छू घास की झाड़ियों में फेंक दिया? जी बिल्कुल, अभी महिला के संबंध में तो कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, मगर इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। और बच्चे की मैं बात करूं तो बच्चा अभी 1 हफ्ते तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेगा। और जो डॉक्टरों से हमारी बात हुई है उनका साफ कहना है कि बच्चा जो है स्वस्थ है और उसके बाद इसको बाल विकास विभाग के सपुर्द किया जाएगा। उसके बाद बाल विकास विभाग देखेगा कि किस तरह से बच्चे का आगे पालन पोषण करना है और किस तरह से आगे की गतिविधियां करनी है, ये बाल विकास विभाग तय करेगा। तो क्या इसके पीछे कारण क्या समझा जाए कि क्यों नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया गया? क्या एक बच्ची को इस तरीके से झाड़ियों में फेंकना अति निर्दयता? जी बिल्कुल, अभी साफ साफ तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या कारण रहा होगा कि बच्चे को इस तरह से फेंक कर उसकी माँ चली गई, मगर ये जांच का विषय है। SSP बॉडी से जो हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा कि अब जांच कमेटी इसमें गठित कर दी गई है और जांच के उपरांत ही बता पाएंगे कि क्या कारण रहा होगा कि बच्चे को माँ ने इस निर्दयता से झाड़ी में और नदी के किनारे फेंक कर चली गई हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चारधाम यात्रा की अंतिम तैयारियों को परखने के लिए राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। सचिवालय में USDMA कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संयुक्त मुहिम से मॉक एक्सरसाइज चल रही है। इस दौरान आपदा सचिव रंजित सिन्हा, SDRF और NDRF सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यात्रा मार्ग में पड़ने वाले गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में ये मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। तो यात्रा मार्ग के सभी जिलों में दरअसल ये मॉक एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि जो है चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसी इस परिस्थिति में कि किसी भी परिस्थिति में किस तरीके से जो कोई भी यात्री है, अगर कोई भी अपनी घटना होती है तो कैसे फटाफट जो है तत्काल प्रभाव से उन्हें उनकी सुरक्षा की जाए। इस तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दरअसल ये मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। तो देहरादून में अंतिम तैयारियों को परखने के लिए दरअसल ये मॉक एक्सरसाइज की गई है। शहीद मेजर का शव जैसे ही डोईवाला के भानेवाला में उनके घर लाया गया तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। मेजर प्रणय नेगी सिर्फ 36 साल में देश के लिए बलिदान हो गए हैं। उनके बलिदान को देश के साथ ही पूरे उत्तराखंड में नमन किया गया। शहीद मेजर को अंतिम विदाई देने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ ही इलाके के लोग और सेना के जवान मौजूद रहे। उनकी अंतिम यात्रा में काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस दौरान कई जगह पर लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की और हाथ जोड़कर खड़े रहे। बता दें कि डोईवाला के भानीवाला के रहने वाले मेजर प्रणय नेगी का 29 तारीख की रात को लेह में अचानक तबीयत खराब होने के कारण निधन हो गया था। इसकी दुखद सूचना परिजनों को 30 अप्रैल की सुबह को मिली। इस सूचना से पूरे डोईवाला में शोक की लहर दौड़ गई थी। पूर्व ग्राम प्रधान नरेंद्र नेगी ने बताया कि मेजर प्रणय नेगी की शादी 3 साल पहले हुई थी और वे 94 मीडियम रेजिमेंट में लेह में तैनात थे और उनका 1.5 साल का एक बेटा है।
आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17.88 लाख के पार पहुंच चुका है, यानी कि 17 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। कल चारधाम के लिए कुल 49,884 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री के लिए 3,29,286, यमुनोत्री के लिए 2,92,193 रजिस्ट्रेशन, बद्रीनाथ के लिए 5,33,518, हेमकुंड साहिब के लिए 31,852 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। इस वर्ष चारधाम में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई है। चारधाम यात्रा में पिछले साल पहुंचे थे 54 लाख से ज्यादा यात्री। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, चारधाम यात्रा का आगाज होने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से, जिस तादाद में हर रोज रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, भारी उत्साह श्रद्धालुओं का इस पर दिखाई पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17,88,000 के पार हो चुका है। और कल आपको बता दें कि अगर एक दिन की बात करें तो चारधाम के लिए कुल 49,884 के करीब जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। बद्रीनाथ के लिए 5 लाख से ज्यादा, हेमकुंड साहिब के लिए 31,852 रजिस्ट्रेशन, यानी कि इस साल चारधाम में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। आज इस्कॉन संस्था की ओर से श्री राधा बांके बिहारी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह रखा गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। आपको बता दें कि मोथरोवाला स्थित दुधली रोड पर बनाए जा रहे प्रस्तावित भव्य मंदिर का निर्माण 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि भूमि पूजन अवसर पर उन्हें परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस्कॉन सोसाइटी द्वारा हमारे धर्म और संस्कृति को भी संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में इस्कॉन सोसाइटी के करीब 150 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना की गई है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस्कॉन द्वारा निर्मित होने वाले बांके बिहारी मंदिर की भूमि पूजन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। इस अवसर पर संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और संतों का आशीर्वाद भी मिला और इस्कॉन द्वारा हमारी धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने का जो काम किया जा रहा है उस दिशा में भी एक प्रयास है। तो मैंने देखा विदेशों के अंदर भी 150 से अधिक देशों में इस्कॉन द्वारा मंदिरों की स्थापना की है और आज तो प्रभु राम के मंदिर की स्थापना के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं, पूरा देश राममय है। श्रीगिरी मथुरा और काशी की भी बारी है और आज देश का नेतृत्व कर रहा है जो हिंदुओं के हितों की रक्षा करता है, हिंदुओं के बारे में सोचता है, वही सर्व समाज के बारे में भी सोचता है। तो इस अवसर पर मैं इस्कॉन के सभी जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात समाज समिति और महाराष्ट्र समाज कल्याण समिति के सदस्यों समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान दोनों ही प्रांतों के कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की इस अनूठी पहल को आज 1 साल पूरा हो चुका है। इस अभियान से देश की एकता और अखंडता को बल मिलता है। वहीं देशवासियों को विभिन्न प्रांतों की भाषा, वेशभूषा, कला, संस्कृति और रीति रिवाज को जानने का मौका मिला है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे हर एक राज्य की विशिष्ट पहचान है। हर एक राज्य की अलग भाषा, विविधतापूर्ण कला और संस्कृति है। ये विविधता ही भारत की ताकत है।
तो उत्तराखंड राजभवन देहरादून में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य शामिल हुए। राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने साफ तौर पर कलाकारों ने जो प्रस्तुति दी है उसकी सराहना की है। तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का आपको बता दें कि स्थापना दिवस जो कि देहरादून में आयोजित किया गया था, कार्यक्रम में कई गणमान्य सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की बारी आ गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में कम मतदान प्रतिशत को देखते हुए स्थानीय पार्टी यूकेडी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि लगभग 35 गांवों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि कहीं पर सड़क ना होना तो कहीं पर पानी नहीं होने की वजह से उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के अंदर अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए अब उत्साह नहीं रहा, जो आने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो 35 गांव ने जो है बहिष्कार किया है चुनाव का, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने जो चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये आने वाले जो है निकाय चुनाव के लिए बेहतर संकेत नहीं है, ये कहना है यूकेडी के नेताओं का। बिल्कुल समझने वाली बात है। देखो पहाड़ में 35 गांवों ने करीबन जो है एक किस्म से बहिष्कार कर दिया। लोग त्रस्त हो गए हैं क्योंकि माने कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर लोगों ने जो है अपना रोष एक किस्म से व्यक्त किया है कि भाई हमारे यहाँ विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो गया है पहाड़ में भी, कि लोगों की जैसे चुनाव के प्रति वो थे ना उत्साह होता था, उत्साह बिल्कुल नहीं दिखा लोगों ने। लोग राजनीति को अब माने इतना पक गए हैं पहाड़ के लोग कि उसे बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। तो एक बिल्कुल उत्साह की कमी 50% पर 35% मतदान हो रहा है, तो बताइए कितना उत्साह की कमी हो गई। मैंने अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लोगों के अंदर अब उत्साह नहीं रह गया। तो ये आने वाले समय के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, चाहे राज्य का हो चाहे देश का।